गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक आप लोगों ने पढ़ा धातु और अधातु के रासायनिक गुण। धातु और अधातु आपको लगभग समझ में आ गया। हमने आपको कल धातु और अधातु के रासायनिक गुण बताया कि धातु और अधातु दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और धातु और अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछना चाहिए था, आपको जानना चाहिए था कि तो फिर उपधातु क्या होते हैं, उपधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो उपधातु भी क्या करते हैं, उपधातु भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और उपधातु का क्या बनाते हैं, उपधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। और उपधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी होते हैं। उपधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो आज हम देखते हैं धातु और अधातु के अंतर। अगला टॉपिक आपका है धातु तथा अधातु में अंतर, ठीक है। क्लास 10 केमिस्ट्री ये पढ़ रहे हैं। धातु और अधातु में अंतर की बात कर ले हम। अगला हेड डालेगा आपको धातु तथा अधातु में अंतर। धातु तथा अधातु में अंतर, बस आप लोग 5-6 मतलब 4-6 अंतर तो आप लिख सकते हैं धातु और अधातु का, ठीक है। एक तरफ आप क्या लिखिएगा, एक तरफ आप धातु लिखिए और दूसरी तरफ आप लिखिए अधातु। धातु और अधातु नोट कीजिएगा इसको। हमने कहा था कि आप धातु और अधातु में अंतर लिख लीजिएगा, लेकिन हम आज आपको बता रहे जिससे आपको याद भी हो जाए। अगर आपको परिभाषा ना याद होगा तो आज आपको परिभाषा भी याद हो जाएगा और अंतर भी आपको क्लियर हो जाएगा। धातु और धातु में पहला अंतर हम जानते हैं कि धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। पहला अंतर सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती है और अधातुएं क्या होती है, विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक। दूसरा अंतर कर लेते हैं धातु और अधातु में। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक। दूसरा लिख लीजिएगा, धातु और अधातु में दूसरा अंतर, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये क्लियर हुआ। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात कर ले, तीसरा पॉइंट क्या है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, जबकि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं भंगुर होती है। अधातु में कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर हम देख लेते हैं, धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। अधातु में क्या नहीं होती, अधातु में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। यह स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हम बात कर लेते हैं, धातुएं धनायन बनाती है। धातुएं क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं और अधातुएं क्या करती हैं, अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। तो 4-5 अंतर हो गए कि नहीं, 5 अंतर आपने वैसे लिख लिया, ठीक। और लिखना चाहिए, और लिख सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कोई दिक्कत, ये हो गया। 5वां पॉइंट लिखना चाहिए, लीजिए। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये सारे गुण हैं, आप जानिएगा, ठीक। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं कुछ, मतलब इसके एक पॉइंट भी हो जाएगा आपका। उदाहरण में जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी
जैसे हमारा होता है, जैसे कार्बन है, जैसे हाइड्रोजन शुरू करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है आदि। ये सभी क्या है? ये सभी अधातुएं हैं। तो आप धातु और अधातु में अंतर जान चुके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे पता है वैसे नोट किए, हम तो कुछ ही सब लिखे हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा नोट कीजिए, ठीक है। तो धातु और धातु में अंतर समझ में आया होगा, परिभाषा जो वही अंतर हो गया। तो धातु धातु में अंतर लोग पढ़ चुके, नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं फिर। ये हो गया, तो इसको मिटाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। हम आपके लिए धातु धातु में अंतर क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला टॉपिक है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे ढेर सारे तत्व दे दिए गए और पूछा कि बताओ इनमें से कौन सी मिश्र धातु है, तो आपको कुछ मिश्र धातुओं के नाम बताते हैं जिनको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिश्र धातु की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो आप मिश्र धातु की पहले परिभाषा नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो समांगी मिश्रण आप लोग नोट कर लिए। आगे कुछ उदाहरण देखते हैं समांगी मिश्रण के। अगर आप लोगों के पास एक किताब होगी तो उस किताब में चार्ट बना हुआ मिश्र धातु के कुछ उदाहरण बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो उन मिश्र धातुओं के उदाहरण लिखिएगा। मतलब मिश्र धातुएं वही होती है दो या दो से अधिक धातुओं के द्वारा बनाई गई होती है। जैसे आप लोगों ने पीतल सुना है, पीतल भी क्या है? पीतल आप ना बताइए, पीतल एक तत्व है, ऐसा बिल्कुल, अगर ऐसा कहोगे तुरंत गलत होगा। ऐसा भी आप नहीं कहो पीतल एक धातु, ऐसा भी नहीं कर सकते। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। पीतल जो बना है दो धातुओं के मिलने से बना है। किससे मिलकर के बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। पीतल किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर के बना है। यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। मतलब जैसे कॉपर का गुण कुछ अलग होता होगा, जिंक का कुछ गुण अलग होता है, ठोस अवस्था में होते हैं दोनों। इनको हम क्या करते हैं? पहले पिघलाते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले गर्म करेंगे, गर्म में पिघल जाएगा, तब फिर क्या करते हैं? इन दोनों की निश्चित मात्रा होती है। अगर पीतल का 80 भाग है तो जिंक का कितना प्रतिशत लेते हैं? 20% जिंक होता है। तो दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ मिल जाता है, इसे मिश्र धातु कहते हैं। तो इस तरह से क्या प्राप्त होता है? मिश्र धातु प्राप्त होता है। मिश्र धातु वही होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से बना होता है, ठीक है। तो ये मिश्र धातु है। जैसे इसका कुछ अलग होता है, इसका कुछ अलग होता है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है किसी एक का रूप एक दूसरा धारण कर लेता है। मतलब कॉपर का रूप जिंक भी धारण कर लेता है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा कम है। तो इसका रूप क्या करता है? जिंक भी धारण कर लेता है। अर्थात एक घटक दूसरे घटक के समान हो गया कि नहीं? ये तो हम बताए थे आपको समांगी मिश्रण में कि समांगी मिश्रण वही होता है इसमें एक घटक किसी दूसरे घटक के क्या हो जाता है? समान हो जाता है, वही समांगी मिश्रण होता है। तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। जैसे हम कहें बताओ निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है? पीतल दे दिया जाए, सोडियम दे दिया जाए, ऑक्सीजन दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दिया जाए, तो आप बताओ कि पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए आप हेडिंग मिश्र धातुओं की कुछ प्रमुख उदाहरण डालिएगा। मिश्र धातुओं की कुछ प्रमुख उदाहरण। मिश्र धातुओं के कुछ प्रमुख उदाहरण
किताब में एक सारणी बना हुआ है, उस सारणी को आप सब लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। हम आपको बताते हैं कुछ को, ठीक। ऐसे लिखिएगा मिश्र धातु, मिश्र धातु लिख लीजिए, कौन कौन से मिश्र धातु है, और लिख लीजिएगा संगठन, मतलब किस किस से मिलकर के बना है, संगठन, ठीक। मिश्र धातु, पहले मिश्र धातु लेते हैं पीतल। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल जो बना है, पीतल किन किन से मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। पीतल किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। कॉपर और जिंक, कॉपर है 80% और जिंक कितना है? जिंक है 20%। जिंक कितना है? जिंक 20% है। तो इस तरह से बना है क्या? पीतल बना हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, कांसा देख लेते हैं। कांसा जानते हैं आप सभी लोग? कांसा, कांसा बना होता है जिंक और टिन से, कॉपर और टिन से बना होता है। किससे बना होता है? कॉपर होता है और क्या होता है? कॉपर होता है 88%, कॉपर 88% होता है और क्या होता है? कॉपर का टिन होता है। टिन का प्रतीक क्या है? टिन का प्रतीक है यसियन, ये होगा 12%। इससे मिलकर बना क्या? कांसा। कांसा भी कैसा? कांसा भी क्या है? कांसा भी मिश्र धातु है जो किससे बना हुआ है? जिंक और टिन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जिंक 88% होता है और टिन कितना प्रतिशत होता है? 12% होता है, ठीक है। अगला है आपका जर्मन सिल्वर। तीसरा आपका है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो बना होता है कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। कॉपर से मिलकर बना होता है, जिंक से मिलकर बना होता है, कॉपर जिंक, और किससे मिलकर बना होता है? निकल से मिलकर बना होता है। कॉपर होता है 60%। कॉपर कितना होता है? 60%। कॉपर की मात्रा 60%, जिंक की 20%। कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और निकल भी होता है कितना? 20% होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं के मिलने से बना है, तो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर के बना होता है। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। अगला आपका कौन सा है? स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील जो बना होता है, ये बना होता है आयरन, क्रोमियम, निकेल तथा आयरन, क्रोमियम, निकेल तथा कार्बन से मिलकर बना होता है। इन सब से मिलकर बना होता है क्या? स्टेनलेस स्टील। एक और आपका है टांका। टांका की भी आप बात कर लेते हैं। टांका भी क्या है? टांका एक मिश्र धातु है जो बना होता है किसका? लेड और टिन का बना होता है। किसका बना होता है? लेड और टिन का बना होता है। लेड और टिन का बना होता है। लेड और टिन का बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मिश्र धातु है और मिश्र धातु के जो भी घटक हैं, संगठन जो है, उनको हम बताए। तो आप इनको याद कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम अगर ये ना याद हो आपको, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ये सभी क्या मिश्र धातुएं हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाता है, बताओ निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है। रीजनिंग का भी प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको कंपटीशन देंगे, वहां आपको यहाँ से रीजनिंग का मिल जाएगा। ऐसे कई धातु दे दिए जाएंगे या कई तत्व दे दिए जाएंगे, वो आपको इसी में से कोई एक दे दिया जाएगा, मिश्र धातु दे दिया जाएगा, कहा जाएगा बताइए कौन सा भिन्न है। तो आप खोज सकते हो ना इस तरह से। तो नाम आपको याद है मिश्र धातुओं का, नोट कर लीजिए। एक टॉपिक और बचा, उसको भी पढ़ लेते हैं। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट करते हैं आपका। नोट कर लिए। लास्ट टॉपिक आपको बताते हैं अमलगम। अभी नोट कर लीजिए, अगला हेड डालेगा अमलगम। अमलगम, 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 अमलगम क्या होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। अमलगम मतलब आपको
पारा क्या है? पारा एक धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधिकांश धातुएं जो होती हैं पारे में क्या होती है? पारे में घुल जाती हैं और एक प्रकार का मिश्रण बनाती हैं, एक प्रकार का विलयन बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ठीक है, पारा एक धातु है जिसमें अधिकांश धातुएं क्या होती है? पारे में घुल जाती हैं और एक प्रकार का विलयन बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ये अमलगम कहते हैं। अमलगम भी क्या होते हैं? एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। अमलगम भी क्या होते हैं? अमलगम भी एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा लाइन। पारा धातु है, पारा धातु है, यह सामान्यता पर द्रव है। पारा धातु है, यह सामान्यता पर द्रव है। अनेक धातुएं पारे में घुल जाती हैं, अनेक धातुएं पारे में घुल जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन को, इस प्रकार प्राप्त विलयन को अमलगम कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो आप अमलगम भी जान चुके हैं। जैसे जानते पारा है, पारा दो अवस्था में पाया जाता है। पारा क्या करता? सोडियम को घोल लेता है। ये क्या बन गया? सोडियम का अमलगम बन गया। क्या बन गया? सोडियम का अमलगम बन गया। मतलब सोडियम क्यों पारे में घुल गया और विलयन बन गया। कैसा विलयन बन गया? समांगी विलयन बन गया। और एक प्रकार का समांगी विलयन क्या होता है? मतलब भी क्या होते हैं? समांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं? समांगी मिश्रण भी एक मतलब जो भी अमलगम होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, एक प्रकार का विलयन भी होता है। ठीक है, तो हो जाएगा। ये भी हम लोग जाने। आज का लास्ट टॉपिक था अमलगम, हम लोग जान चुके। अगर आप वो ये चैप्टर समझ में आया, हम धातु आपको पढ़ाए, तो यहाँ से हम आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, चाहे सॉल्व करके भेजिएगा, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा या ग्रुप में भेज दीजिए, जहाँ पे भी अच्छा होगी आप भेजिएगा, हम चेक करते हैं आपका। ठीक है, प्रश्न नोट कीजिए कुछ। पहला प्रश्न आप नोट कीजिए, निम्नलिखित में से धातु है। बहुविकल्पी प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से धातु है। हम विकल्प आपको बताते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तीसरा विकल्प आपका है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तीसरा विकल्प आपका जल है। चौथा विकल्प आपका पारा है। आपको बताना है इसमें से कि धातु कौन सी है। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहीं पे है, निम्नलिखित में से अधातु है। दूसरा प्रश्न नोट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अधातु है। इसको आप जरूर कमेंट करके भेजिएगा इसके आंसर। निम्नलिखित में से अधातु है। पहला विकल्प आप दिया गया सोडियम। पहला विकल्प क्या है आपका? सोडियम है। दूसरा विकल्प आपका सोडियम हो गया। पोटेशियम है, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा विकल्प आपका मरकरी है। चौथा विकल्प आपका ब्रोमीन है। आपको यहां पे बताना है कौन सी अधातु है। ठीक है, एक और लिखिएगा, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। पहला विकल्प आपका अम्लीय, पहला विकल्प आपका है अम्लीय। दूसरा विकल्प आप लिखिएगा क्षारीय। तीसरा विकल्प आप लिखिएगा उभयधर्मी, उभयधर्मी। चौथा लिखिएगा मिश्र। चौथा लिखिएगा उदासीन। चौथा क्या लिखिए आप? उदासीन। ठीक है, जो भी नोट किया इसका जवाब जरूर बताइएगा आप। कुछ अत्यवधि प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, उनका नाम बताइएगा। ठीक, तो सारे प्रश्न हो जाएंगे। राजनीति आप अभ्यास देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वीडियो जरूर देखिए पूरा, और अगर कोई समस्या होती है आप लोग बताएं, नोट बनाते रहें।